मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जो है लेखपाल भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो कौतूहल का विषय है, आपकी जिज्ञासा जो है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा कि कौन सा बोर्ड या आयोग कमीशन इस एग्ज़ाम को कराता है, क्या पाठ्यक्रम है, पद की क्या शर्तें हैं, क्या अर्हताएँ हैं, क्या प्रक्रिया है। इन बिंदुओं पर बहुत ही डीपली आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज़, इसे किस कमीशन या किस आयोग द्वारा कराया जाता है। तो जैसा कि आपके सामने मेंशन हो रहा है, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, जिसे उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन कहते हैं। शॉर्ट में UPSSC के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020-21। अब प्रस्तावित क्यों है 2020 और 21 क्यों है? क्योंकि राजस्व विभाग ने जो है अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को ये भर्ती दे दिया है, ये अधियाचन सौंप दिया है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इन पदों पर भर्ती कराएं। वर्तमान जो स्थिति चल रही है उसके निस्तारण के बाद या जब भी अनुकूल वातावरण होता है तो UPSSC इन पदों पर भर्ती कराएगा। यानी आपको एक अच्छा अवसर मिलने वाला है और पदों की संख्या भी एक अच्छी होगी। अभी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है कि पदों की संख्या क्या होगी या इसके फॉर्म कब आएंगे, ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। इन 2-4 बिंदुओं पर भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी सूचनाएँ जो है कमीशन देगा और वे सूचनाएँ समान रूप से जब हमें प्राप्त होंगी तो आपको भी प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम और आप एक ही कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो इस पे भविष्यवाणी करना कतई ठीक नहीं है। हम आज आपसे जो बात करेंगे वो लेखपाल के जो पद हैं उत्तर प्रदेश में वो 2 तरह से होते हैं। एक चकबंदी लेखपाल होता है, दूसरा राजस्व लेखपाल होता है। इन दोनों पदों के लिए पद क्या है, इसका कार्य क्या है, किसके अधीन ये कार्य करता है, इस पद के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, शर्तें क्या हैं, इस पद पे नियुक्त होने के लिए प्रक्रिया क्या है, परीक्षा का प्रारूप क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। यानी इन 5 बिंदुओं पर बात करूंगा। पद, अर्हता, प्रक्रिया, परीक्षा प्रारूप और पाठ्यक्रम पे बात करूंगा, जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी शर्तों को पूरा रखते हुए इस पद के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और जब विज्ञापन आएगा तो उस विज्ञापन के नोटिफिकेशन में जो शर्तें फ्लेक्सिबल हैं, जिन्हें बदला जा सकता है, जैसे ऑनलाइन आवेदन होगा या ऑफलाइन, तो चाहे ऑनलाइन आवेदन हो या ऑफलाइन, दोनों शर्तों में आपको आवेदन करना है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन, दोनों शर्तों में आपको एग्ज़ाम देना है। तो वो परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है और ये हमारी तैयारी का एक बिंदु होगा, जो एक लंबे समय का परिणाम होगा। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। तो आइए आपको मैं मेन पॉइंट पे ले चलूँगा और आपको मैं बोर्ड पे लिख करके दिखाता हूँ, जिससे आप सहज रूप से इसे समझ जाएंगे। और सबसे पहले मैं चकबंदी विभाग पर बात करूँगा। ये चकबंदी विभाग जो आपका है राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपका चकबंदी विभाग आता है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित हुआ। यह अधिनियम 1953 में पारित हुआ, यानी चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित हुआ, जो कि मार्च 1954 में लागू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित हुआ और मार्च 1954 में लागू हुआ। सर्वप्रथम इसे प्रयोग के तौर पे यानी पायलट परियोजना के रूप में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर जनपद की मुसाफिर खाना तहसील में इस अधिनियम को प्रयोग के तौर पर यानी पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया। अब मैं आपसे बात करूंगा अगले पॉइंट पे, तो उसमें सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि चकबंदी है क्या, एक पॉइंट। दूसरा, इससे लाभ क्या है, दूसरा पॉइंट। और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि चकबंदी लेखपाल क्या होता है, और चौथा पॉइंट ये है कि चकबंदी के अन्य अधिकारी कौन होते हैं। तो आइए इन पॉइंटों पर मैं चलता हूं और आपको दिखाता हूं।
आपके सामने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं और इन दोनों पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट ये लिखा है चकबंदी क्या है। तो चकबंदी क्या है आप ध्यान से सुनिए। चकबंदी वह विधि है जिसके माध्यम से भूमि को विभाजित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। चकबंदी वह विधि है जिसके माध्यम से भूमि को विभाजित करने से प्रतिबंधित किया जाता है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों को सम्मिलित रूप दिया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को एक मिलाकर के बड़ा आकार दिया जाता है। यानी ये जो अलग अलग आपके हैं, कहीं पे छोटा सा टुकड़ा एक है, 100-200 मीटर की दूरी पे एक टुकड़ा है, 200-250 मीटर की दूरी पे एक और टुकड़ा है, तो इनको मिला करके एक जगह पे कर देना। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करने से लाभ क्या है, तो इस पॉइंट पे आपसे बात करते हैं। पहला तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, तो ये मेन पॉइंट है, कृषि उत्पादन में वृद्धि कैसा होगा। पहला पॉइंट कि जो हमारे आधुनिक यंत्र हैं कृषि से संबंधित, तो वे छोटे आकार के खेतों में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। जब उन्हीं खेतों का आकार बड़ा हो जाता है तो उसमें वो यंत्र, जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं। दूसरी चीज़, जब छोटे छोटे आकार के खेत कई होते हैं तो अनावश्यक रूप से उनमें जो बाउंड्री वाल होती है उसमें बहुत सारी ज़मीन बर्बाद हो जाती है। तो जब बड़े आकार का खेत होगा तो बाउंड्री वाल से ज़मीन बर्बाद नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि भूवादों में कमी आ जाती है, यानी जो डिस्प्यूटिंग मैटर होते हैं, न्यायालय का विषय बनते हैं, अनावश्यक लोग उलझाते रहते हैं, उन मामलों में कमी आ जाती है। इसी के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनें, जैसे स्कूल के लिए, आबादी के लिए, अस्पताल के लिए चकबंदी के बाद यह जगह छोड़ी जाती हैं। तो इस तरह से चकबंदी से लाभ क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जोतों का आकार बड़ा हो जाता है, भूवादों में कमी आ जाती है, कृषि यंत्रीकरण में यानी आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने में वृद्धि हो जाती है, और सार्वजनिक उपयोग की जगह छोड़ने में भी सफलता मिलती है, उपलब्धता बढ़ जाती है भूमि की, जिसमें स्कूल, अस्पताल और आबादी आदि हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका चकबंदी विभाग का पद क्रम क्या है, यानी पद सोपान क्या है। तो सबसे ऊपर चकबंदी आयुक्त होता है। मैंने बताया था कि चकबंदी विभाग जो आपका है ये राजस्व विभाग का हिस्सा है। तो चकबंदी आयुक्त यानी चकबंदी कमिश्नर होता है, उसके नीचे चकबंदी अधिकारी होता है, और उसके नीचे सहायक चकबंदी अधिकारी होता है, और उसके नीचे चकबंदी लेखपाल कार्य करता है। तो चकबंदी लेखपाल का कार्य क्या है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2 बिंदुओं में मैंने आपको दिखाया है, डिटेल तो इसका बहुत लंबा है, फिर उस पर हम लोग पाठ्यक्रम के अंतर्गत बात करेंगे। यहाँ पे पहला काम है चकबंदी लेखपाल चकबंदी की अधिसूचना जारी होने पर अधिनियम की धारा 7 के तहत भू चित्र संशोधन का कार्य करता है। कौन सा अधिनियम? शुरुआती दौर में आपको हमने बताया था कि चकबंदी उत्तर प्रदेश चकबंदी जोत अधिनियम 1953 पारित हुआ था, जो मार्च 1954 में लागू हुआ था। तो चकबंदी लेखपाल चकबंदी की अधिसूचना जारी होने पर अधिनियम की धारा 7 के तहत भू चित्र संशोधन का कार्य करता है, और नंबर 2 धारा 8 के तहत घाटों की भौतिक स्थिति यानी फिजिकल भौतिक सत्यापन, भौतिक स्थिति, कुआं, बाग, तालाब, चक्रोड आदि की पड़ताल करता है। तो ये 2 इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 पॉइंट पे बात किया कि सबसे पहले चकबंदी है क्या, फिर चकबंदी से हमें लाभ क्या है, फिर चकबंदी में पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, और चकबंदी विभाग किस विभाग के अधीन कार्य करता है, और फिर जो मेन मुद्दा था चकबंदी लेखपाल क्या है, उसके कार्य क्या है, तो उस पर हमने बात किया। अब अगले पॉइंट पे मैं आपसे बात करूँगा कि राजस्व लेखपाल क्या होता है, और राजस्व लेखपाल का पद क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। उसके बाद इनके लिए परीक्षा क्या है, अहर्ता क्या है, पैटर्न क्या है, उस पर बात करते हैं। तो आइए आपको राजस्व लेखपाल पर ले चलते हैं। आपके सामने राजस्व लेखपाल लिखा हुआ है। पहले हमने चकबंदी लेखपाल के बारे में बात किया, अब राजस्व लेखपाल के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे राजस्व उपनिरीक्षक कहा जाता है। राजस्व लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का 3य श्रेणी का कर्मचारी है।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार का एक प्रशासनिक पद होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। राज्य सरकार का एक प्रशासनिक पद होता है। यह अपने हलके की भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता है, भूमि का सीमांकन करता है, म्यूटेशन अर्थात दाखिल खारिज का कार्य भी इसी के माध्यम से होता है, वरासत हैसियत प्रमाण पत्र जारी करता है, जाति निवास प्रमाण पत्र पर टिप्पणी लिखता है, आपदा जैसे अनेक कार्यों पर यह कार्य करता है। यह अपने क्षेत्र में निरीक्षण का कार्य करता है तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं प्रार्थना पत्रों पर तहसीलदार को अपना प्रतिवेदन भेजता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण स्तर पे जितने भी निचले स्तर के प्रशासनिक कार्य हैं उनकी रिपोर्ट और रूपरेखा लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है और ये कार्य राजस्व लेखपाल करता है और इसकी रिपोर्ट वो संबंधित तहसीलदार को सौंपता है। अब मैं इन दोनों पदों के बारे में आपको बता चुका हूँ कि थोड़ा सा कौतूहल का विषय होता है कि साहब ये पद क्या है और इनके कार्य क्या हैं, तो लाइटली हमें पता चल गया कि वही चकबंदी लेखपाल का पद क्या होता है, चकबंदी लेखपाल करता क्या है, राजस्व लेखपाल का पद क्या है, राजस्व लेखपाल क्या करता है। अब इन दोनों के लिए भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, एक पॉइंट, और दूसरा फिर क्या है प्रक्रिया क्या है, और तीसरा पाठ्यक्रम क्या है। तो हमारा दायित्व है कि पद की प्रक्रिया अर्हता को अगर हम पूरी करते हैं तो उस प्रक्रिया के अधीन पाठ्यक्रम के एक एक बिंदुओं पर हमें तैयारी करनी है। आपको कोई लेखपाल छपी किताब नहीं लेना है, बल्कि जो पाठ्यक्रम मैं सुझा रहा हूँ उस पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पर आपको सारगर्भित अच्छा मैटर और तथ्य इकट्ठे करने हैं और उस पर आपको जानकारी करनी है। जैसे एक पॉइंट आपसे कहा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो आपको ए से लेकर के जेड तक सारे पॉइंट इस योजना के बारे में मालूम होने चाहिए। इसी तरह से पाठ्यक्रम के जितने हिस्से आपको दिखाए जाएंगे उन बिंदुओं पर आप बढ़िया से तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूँ अगले टॉपिक पे और आइए उसको देखते हैं क्या है। अब आप देखिए राजस्व और चकबंदी लेखपाल पद के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है। तो इसमें सिर्फ 3 पॉइंटों में आपसे बात करूंगा। पहला पॉइंट तो शैक्षणिक अर्हता है, यानी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब वह चाहे विज्ञान संकाय से हो, कला संकाय से हो, वाणिज्य से हो, कृषि से हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसे इंटरमीडिएट होना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये है कि दूसरा पॉइंट ये है कि कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र, जिसे आप जनरली CCC कहते हैं, तो CCC सर्टिफिकेट जो है अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए। यानी ये दोनों अनिवार्य योग्यताएं हैं इन पद के लिए। पहला इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और दूसरा जो है आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला पॉइंट है आयु सीमा। आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए की गई है, उसके तहत न्यूनतम आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने वेतनमान लिखा है, जो कि 5200 से 20,200 रुपये है और ग्रेड पे 2,000 रुपये है। तो यहाँ पे ग्रेड पे बताने का सिर्फ एक कारण ये है कि आप इसी ग्रेड पे की अगर किसी विभाग में नौकरी करते हैं तो उस ग्रेड पे को छोड़कर आप इस विभाग में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि समान ग्रेड पे अगर आप विभाग का बदलाव करते हैं तो आर्थिक दंड से आपको दंडित किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको ये बता दूं कि यदि ग्रेड पे उच्च है तो बिना किसी आर्थिक दंड के आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन समान ग्रेड पे आप पद का बदलाव नहीं कर सकते। अब मैं आपको परीक्षा का पैटर्न बताऊंगा और उसके बाद पाठ्यक्रम। तो परीक्षा का पैटर्न आप देखिए, ये आपके सामने प्रश्न पत्र का प्रारूप दिया है और ये प्रारूप आपका जो प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं उसको देखते हुए बनाया गया है और उम्मीद ये की जाती है कि आगे भी प्रारूप ऐसा होगा। हल्का सा मैं आपको प्रीवियस एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि जब 2015 में एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय 80 अंक की लिखित परीक्षा थी और 20 अंक का साक्षात्कार था।
तो 80 अंक की जो लिखित परीक्षा थी उसमें 100 क्वेश्चन रखे गए थे। सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन, ग्राम समाज एवं विकास यानी ग्रामीण परिवेश से 25 क्वेश्चन। लेकिन उस समय एक क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न आपका 0.8 अंक का था। अब चूंकि आपका साक्षात्कार 20 अंक का समाप्त कर दिया गया है, तो ये 20 अंक आपके लिखित परीक्षा में जुड़ गए हैं। तो अब लिखित परीक्षा हमारी 100 अंकों की हो गई है, लिहाजा एक प्रश्न 1 अंक का हो गया है। तो इसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है, बस ये है कि साक्षात्कार को ख़त्म किया गया है 20 अंक का, और इसकी जगह अब हमारा रिटन एग्ज़ाम 100 अंक का हो गया है। तो एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। यहाँ पे प्रश्न 100 हैं, पूर्णांक इसका 100 है और 90 मिनट का टाइम है, यानी 1 घंटे 30 मिनट का। अब इसमें ऋणात्मक अंकन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ऋणात्मक अंकन नहीं किया गया था, निगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। तो ये जब हमारा कमीशन आयोग जो है UPSSC जब ये जारी करेगा नोटिफिकेशन, तो उसमें मेंशन रहेगा और वो हम आप दोनों लोगों को समान रूप से पता चल जाएगा। तो उस पर कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है कि निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, और अगर होती है या नहीं होती है तो समान रूप से सभी अभ्यर्थियों के लिए होगी। तो ये विषय नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुसार हम तैयारी करें। तो ये आप परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आएगा उसका पैटर्न है। अब इन चारों भागों का, यानी सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, सामान्य गणित का पाठ्यक्रम क्या है, सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है और ग्रामीण परिवेश का पाठ्यक्रम क्या है, मैं एक एक करके आपको पाठ्यक्रम दिखाता हूँ। ये भाग 1 सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो लेखपाल का हिंदी का पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसमें थोड़ी सी कम चीज़ें मेंशन की गई हैं, लेकिन सामान्य रूप से मैंने जो देखा कि जब पेपर आता है तो जो पेपर सेटर हमारा होता है, पेपर एग्जामिनर होता है, वो इन जो बिंदुओं को दिखाया गया है इनसे बाहर जा कर के भी बात करता है। तो अब इसका कारण क्या है, क्यों बाहर जा कर के बात करता है? जैसे इसमें बहुत सारे बिंदु नहीं दिए हुए हैं, आप देखिए इसमें छंद कहीं नहीं दिया है, लेकिन फिर भी छंद से सवाल आ जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको कहीं लिखा नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे भी सवाल आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय कुछ बिंदुओं को हाईलाइट कर दिया गया है, शेष नीचे विविध लिख दिया गया है। तो विविध के अंतर्गत यहाँ पे सब चीज़ें आ जाती हैं। अब मेरी छोटी सी सलाह आपको है कि अगर आपने UPSI का हिंदी का सिलेबस देखा है तो वो सिलेबस जो है इससे कहीं बेहतर रहेगा। अगर वो सिलेबस जिस बच्चे का, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का सिलेबस जिस बच्चे का तैयार होगा, तो लेखपाल का सिलेबस उसी के कवरेज एरिया में आ जाएगा। तो इन बिंदुओं के साथ साथ कुछ बिंदु और होंगे जिन पे भी मैं आपको क्लास लेक्चर दिखाऊंगा, तो उससे आपका ये हिंदी का सेक्शन बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। आप देखिए कौन कौन से बिंदु हैं। हिंदी व्याकरण, जिसमें लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि। दूसरा पॉइंट है रस, अलंकार, संधि और समास। तीसरा पॉइंट है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चौथा पॉइंट है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। पांचवा पॉइंट है पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तथा तद्भव शब्द। छठा पॉइंट है वर्तनी एवं वाक्य त्रुटि संबंधी प्रश्न। सातवां पॉइंट है शब्द का अर्थ एवं प्रयोग। और आठवां पॉइंट है वाक्य संशोधन। और इसका एक पॉइंट लिखा है विविध। तो इसी विविध में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हिंदी को थोड़ा सा ब्रॉड रूप में लेके चलना होगा। अब मैं आपको मैथ का सेक्शन दिखाता हूँ कि मैथ का सिलेबस क्या है। और यहाँ पे मैथ का आप सिलेबस देखिए, भाग 2 सामान्य गणित। तो यहाँ पे जितना सिलेबस दिखाया गया है, मैंने पिछले पेपरों की स्टडी की। यहाँ पे वर्क एंड टाइम नहीं लिखा हुआ है, एवरेज नहीं लिखा हुआ है, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है। तो क्या उससे सवाल नहीं आए? निश्चित रूप से सवाल थे, क्योंकि एग्जामिनर पेपर बनाते समय जो है ओवरऑल मैथ लेकर के चलता है, लेकिन इन पॉइंटों पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको क्षेत्रमिति पे करना है, मेंसुरेशन पे। क्योंकि पिछले पेपर की स्टडी करने से हमने देखा कि मेंसुरेशन से अगर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो लगभग
20% यानी 4 से 5 सवाल मेंसुरेशन से रहे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त और बहुभुज आदि पे आपको बहुत ही गंभीरता से स्टडी करनी है। दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है पाई चार्ट और सार्डियन। सार्डियन यानी टेबुलेशन और पाई चार्ट, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, यहाँ से आपके बारंबारता आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और अब आपका संख्या पद्धति, लासा मासा यानी एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ हानि, इनसे आपके समान रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस थोड़ा सा दिखाया गया है, लेकिन मैथ आपको लगभग पूरी पढ़नी है। आप वर्क एंड टाइम पे भी काम करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी काम करेंगे, एवरेज पे भी काम करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे भी काम करेंगे, क्योंकि एक एक दो सवाल इन जगह से पूछे जा रहे हैं। तो जो पाठ्यक्रम दिखाया गया है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे भी आपको पढ़ाई करनी होगी, अन्यथा ये देखा जाता है कि पेपर में 2 से 4 6 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे अगर केवल हम इन टॉपिकों को लेके चलते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कहता रहता हूं कि जो लेखपाल छपी किताबें हैं आप उनको लेकर के मत चलें, क्योंकि वो बिल्कुल टू द पॉइंट इसी के अकॉर्डिंग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिख दिए जाएंगे। फिर क्या होगा, आपको निराशा हाथ लगेगी और आपके काफ़ी क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। तो मैथ को आप थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से लेके चलिए ताकि आप उसको कवर कर पाएँ। अब अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं सामान्य ज्ञान पे। इसका भाग 3 सामान्य ज्ञान आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख लीजिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मामले यानी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे सवाल आते हैं। दूसरा पॉइंट है भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन यानी इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। तीसरा पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इससे अलग नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और निश्चित रूप से संविधान से सवाल पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था और अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स। फिर अगला पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है सामान्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के संबंध में सामान्य प्रश्न, यानी जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, तो उसमें दैनिक जीवन में बहुत सारी हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ घटनाएं घटती हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दे से जुड़ी हों, धार्मिक मुद्दे से जुड़ी हों, या कानूनी मुद्दे से जुड़ी हों, या अन्य मुद्दों से जुड़ी हों, उन पे हमारी गंभीर नज़र रहनी चाहिए, जिससे कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ये पॉइंट आपके। और फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश विशेषांक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग, जिसके अंतर्गत आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विशेषांक से आपके कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश का खनिज क्या है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है, उत्तर प्रदेश का व्यापार क्या है, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे साहित्य क्या है, पत्र पत्रिकाएं कौन सी निकलती हैं, या शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की क्या है, यहाँ की संस्कृति कल्चर क्या है, इससे संबंधित कई प्रश्न आपसे किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश विशेषांक इन टॉपिकों के साथ बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब आपका लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उस पॉइंट पे बात करता हूँ, ग्रामीण परिवेश पे। ग्राम समाज एवं विकास, जिसे हम ग्रामीण परिवेश कहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे थोड़ी सी मेहनत करके हम अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर लिया जाए तो, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं और एरिया इसका बहुत ही संकुचित है, तो इसमें आप 25 में से अच्छे खासे यानी 20-22 क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आप कर सकते हैं। टॉपिक एक बार आप देख लीजिए। ग्रामीण प्रशासन राजस्व प्रशासन के घटक एवं कार्य। ग्रामीण प्रशासन राजस्व प्रशासन के घटक एवं कार्य। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन योजनाओं के बारे में अभी मैं आपको 2 पॉइंटों पे बता दूंगा, तो इन योजनाओं पे आप टिप्पणी करते हुए एक एक पॉइंट पे आप तैयार कर लेंगे। तो ग्रामीण विकास के लिए भारत
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं। तीसरा पॉइंट है ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी एवं गैर सरकारी संगठन जिन्हें एनजीओज कहते हैं की भागीदारी सुनिश्चित करना। चौथा पॉइंट है भारतीय ग्रामीण समाज की प्रकृति क्या है, यानी रीति रिवाज, रहन सहन और कल्चर क्या है। पांचवा पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संस्कृतिकरण यानी कल्चराइजेशन, पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्न्स, और मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन ग्रामीण समाज में हुआ है उसमें संस्कृतिकरण का क्या प्रभाव रहा है, पश्चिमीकरण क्या प्रभाव रहा है, क्या पाश्चात्य देशों से या पाश्चात्य सभ्यता से हमारा ग्रामीण परिवेश प्रभावित हुआ है। और तीसरा पॉइंट है आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन गांव को कितनी दूर तक छूता है। तो इन तीनों पॉइंटों पे बहुत ही गंभीरता से बात करनी है और इसके लिए बहुत पढ़ना नहीं है, बल्कि कुछ पॉइंट हैं जिनको आप समझते हुए सामान्य समझ से आप आंसर दे सकते हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण स्वरोजगार के स्रोत, और अगला पॉइंट है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान। तो ये आपका ग्रामीण परिवेश से संबंधित पाठ्यक्रम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक टॉपिक पे मैं आपको एक एक लेक्चर बहुत ही अच्छे से उपलब्ध कराऊंगा। अब कुछ पॉइंट मैं आपसे इसके अंतर्गत डिस्कस कर देता हूँ। ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएं कौन सी हैं। तो दो परिशिष्ट में ये योजनाएं आप देख लीजिए और उसके बाद फिर थोड़ी सी बात करता हूँ और ख़त्म करता हूँ क्लास को। ये आपके सामने भारत सरकार की योजनाएं लिखी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की योजनाएं लिखी हुई हैं जो ग्रामीण विकास के लिए जारी की गई हैं। तो इन योजनाओं के बारे में आपको बिल्कुल अपडेट जानकारी चाहिए, बिल्कुल अद्यतन जानकारी चाहिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। योजनाएं मैं एक बार सरसरी तौर पर पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिए। आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना, सूखा विकास कार्यक्रम मनरेगा सब लोग परिचित होंगे, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना NRLM। तो ये भारत सरकार की योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए संचालित की जा रही हैं, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। और इन योजनाओं के बारे में लगभग आधे पेज का मैटर बनेगा, मोटी मोटी जानकारियां, तो वो आपको होनी चाहिए और मैं आपको जो है अपने वीडियो लेक्चर में ये जानकारियां देता रहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है राज्य सरकार की योजनाएं जो ग्रामीण विकास के लिए जारी की गई। आइए उस पॉइंट पे। ये ग्राम विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाएं हैं। लास्ट परिशिष्ट में आपने देखा था ग्राम विकास के लिए भारत सरकार की योजनाएं, और ये ग्राम विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाएं हैं। तो इसमें से कुछ योजनाएं कई राज्यों में चलती हैं, लेकिन ये योजनाएं स्पेशली यूपी गवर्नमेंट ने जारी किया है। तो एक बार आप इन योजनाओं को देख लीजिए और इनके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। किसान पेंशन योजना, अंबेडकर ऊर्जा एवं कृषि सुधार योजना, ये यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी संचालित है। आम आदमी बीमा योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संजीवनी परिवार योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, प्रियदर्शनी योजना, शुद्ध पेयजल योजना यूपी गवर्नमेंट की है। पेंशन योजना यूपी गवर्नमेंट की है। प्रधानमंत्री आवास योजना यूपी गवर्नमेंट की है और कन्या विद्याधन योजना यूपी गवर्नमेंट की है। तो आपने देखा कि मैंने आपको इस आधे घंटे के लेक्चर में काफ़ी चीज़ें लेखपाल से संबंधित आपको बताया, तो आपकी जिज्ञासा काफ़ी कुछ शांत हो गई होगी। और उन पॉइंटों पे मैंने बिल्कुल बात नहीं किया है जिसपे भविष्यवाणी करने जैसा हो कि इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एग्ज़ाम कब होगा, मेरिट कब जाएगी। देखिए ये अनावश्यक बातें हैं और इसके बारे में हमें उतना ही पता है जितना आपको पता है। तो ये मूल मुद्दों पर आपसे हमने बात किया है कि आपका जो लेखपाल का पद है, चाहे वो चकबंदी लेखपाल का हो या राजस्व लेखपाल का हो, वो किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, परीक्षा कौन सा आयोग इसे कराता है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और किस तरह से हम इसको लेकर के चले। तो इन बिंदुओं पे हमने बात किया है। अब अगले लेखपाल से संबंधित जो हमारे लेक्चर होंगे वो इन्हीं को डिस्क्राइब किया जाएगा और एक एक पॉइंटों पे विधिवत हम आपसे बात करेंगे। आप इस पाठ्यक्रम को रजिस्टर पे
नोट कर लीजिएगा और आगे जो लेक्चर होंगे इन्हीं से संबंधित होंगे, उनको आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।